Hello everyone. So today we are going to revise the topic that is infection control part 2. In part 1 we have discussed about infection, what causes infection, how it is transmitted and what is the nature of infection, right, or microorganisms. So in this part we are going to discuss about immunity and chain of infection, right. ये आज हमने इसमें रिवाइज करेंगे. So let's start with it. फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स इम्यूनिटी. ठीक है. सो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? लाइक इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन और टॉक्सिन बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ और सेंसिटाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स. ठीक है. इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो किसी पर्टिकुलर तरह के इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर सकता है या किसी पर्टिकुलर तरह के टॉक्सिन को रेजिस्ट कर सकता है इफ़ देयर इज़ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट इनसाइड हिज और हर बॉडी. ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स सिंपल. अगर हम डेफिनेशन की बात करें और वन लाइन में अगर हम इसकी बात करें इम्यूनिटी की, तो दैट इज़ अ स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्यून. इम्यून का मतलब क्या है? जिसे पर्टिकुलरली उस चीज़ से रेजिस्टेंस हो गई हो, है ना, पर्टिकुलर तरह के ऑर्गेनिज्म से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस आ गई हो अगर बॉडी में. सो दैट इज़ इम्यूनिटी. नेक्स्ट आ जाता है इसमें another definition: resistance exhibited by the host against any foreign antigen and towards injury caused by microorganism and their products. So that is the other definition for this. Then next comes टाइप्स. ठीक है. टाइप्स में आपका आ जाता है इम्यूनिटी की. दो टाइप्स आती हैं इसकी मेन. नंबर वन इज़ अडेप्टिव इम्यूनिटी, अनदर वन इज़ इनेट इम्यूनिटी. अडेप्टिव जो इम्यूनिटी है इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड अनदर वन इज़ इनेट इम्यूनिटी. राइट. इनेट का मतलब है विच इज़ प्रेजेंट बाय बर्थ, जो जन्म से ही प्रेजेंट होती है. राइट. देन नेक्स्ट है अडेप्टिव या एक्वायर्ड. एक्वायर्ड का मतलब है जो एक पर्सन अपनी लाइफ टाइम में लेता है इम्यूनिटी. ठीक है. दैट इज़ एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी. राइट. सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के आगे दो टाइप्स आती हैं. वन इज़ नेचुरल, अनदर वन इज़ आर्टिफिशियल. ठीक है. नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है. और आगे इन दोनों की दो दो टाइप्स आती हैं, पैसिव एंड एक्टिव, देन पैसिव एंड एक्टिव. अगर हम नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो उसमें दो हैं आपके, पैसिव एंड एक्टिव. पैसिव वो होती हैं जो हमें मैटरनल मदर से मिलती है. ठीक है. जैसे कि मदर के ब्रेस्ट मिल्क से, ठीक है, या फिर प्लेसेंटा के थ्रू. देन एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी है? जो हमें किसी पर्टिकुलर तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ हो उससे मिलती है. जैसे कि चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स क्या है? अगर एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं हो सकती उस पर्सन को. क्यों? क्योंकि बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और दोबारा अगर वो इन्फेक्शन उसके पास आता है, ठीक है, सेम इन्फेक्शन, तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसको पहले से ख़त्म कर देती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपकी दो आती हैं, पैसिव एंड एक्टिव. ठीक है. एक्टिव के अंदर क्या है? इम्यूनाइजेशन. जैसे कि हम वैक्सीनेशंस करवाते हैं, बीसीजी का वैक्सीनेशन करवाते हैं ताकि ट्यूबरक्लोसिस ना हो. ठीक है. पोलियो का करवाते हैं, ठीक है, ताकि पोलियो डेवलप ना हो. तो ये किस में आता है? आपका एक्टिव. आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी है ये, जो हमें इम्यूनाइजेशन से मिलती है. और पैसिव कौन सी है? जो हमें एंटीबॉडी ट्रांसफ़र करने से मिलती है. जो बॉडी में हम एंटीबॉडी ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज. नंबर वन कम्स, वन सेकेंड. नंबर वन कम्स इनेट और नेटिव इम्यूनिटी. ठीक है. इनेट का मतलब क्या है? विच इज़ प्रेजेंट बाय बर्थ. सो दिस इज़ अ रेजिस्टेंस पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय बर्थ. तो जो जन्म से ही
किसी के पास हो, दैट इज़ इनहेरिटेड। इनहेरिट का मतलब क्या है, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, आप ये बोल सकते हो उसको इनहेरिटेड, ठीक है। देन इट प्रोवाइड्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, और इसके 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। 3 लेवल्स क्या है, स्पीशीज़ इम्यूनिटी, सेकेंड वन इज़ रेशियल इम्यूनिटी, थर्ड वन इज़ इंडिविजुअल इम्यूनिटी, ठीक है। स्पीशीज़ इम्यूनिटी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर प्रजाति के लोगों में होती है जो, ठीक है। रेशियल इम्यूनिटी का मतलब क्या है, जो एक पर्टिकुलर एरिया के, जैसे कि अफ्रीकन्स के अंदर है या अमेरिकन्स के अंदर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेशियल इम्यूनिटी। देन इंडिविजुअल इम्यूनिटी, ठीक है, विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द फैमिली, राइट। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है, कौन सी इम्यूनिटी है वो, जो जन्म से ही किसी के अंदर प्रेजेंट है, राइट, उसे हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। देन सेकंड है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का दूसरा नाम आपको क्या बताया था मैंने अभी, अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। सो एक्वायर्ड का मतलब क्या है, जो किसी ने जन्म लेने के बाद अपने लाइफ के अंदर ली हो, ठीक है, कहीं और से इम्यूनिटी, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, लेना, ठीक है। सो एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी, सो इट इज़ द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ by recognizing and selectively eliminating specific foreign molecules, and it provides second line of defense against infection। जो innate immunity थी वो first line of defense against infection है, और जो ये वाली है, इसको ये हमें second line of defense against infection provide करता है, acquired। अब हम एक्वायर्ड की टाइप पढ़ेंगे। एक्वायर्ड में मैंने आपको यहाँ बताया था ना, एक्वायर्ड की 2 टाइप्स हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, है ना, तो ये हम डिस्कस करेंगे अभी। सो टाइप्स आ गई इसकी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आपकी 2 आती हैं, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। एक्टिव के अंदर भी 2 आती हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। कौन कौन सी आएगी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पैसिव में भी कौन सी आएगी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल का मतलब क्या है, जो नेचुरल हो, ठीक है। आर्टिफिशियल का मतलब है जो हमने कहीं और से ली हो। सबसे पहले आपका आता है एक्वायर्ड, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्टिव अडेप्टिव इम्यूनिटी। इन दिस रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंटीजेनिक स्टिमुलस, ठीक है। एंटीजेनिक स्टिमुलस का मतलब क्या है कि किसी तरह का सपोज़ कोई इन्फेक्शन हुआ हो उस पर्टिकुलर पर्सन को, जिससे कि इन्फेक्शन होता है जब, तो किससे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, है ना, पैथोजन से। तो वो पैथोजन को हम क्या बुला रहे हैं, एंटीजन। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज़। तो अगली बारी जब सेम इन्फेक्शन हमें होगा, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो तैयार होंगे और उसको, इस इन्फेक्शन को नहीं होने देंगे। जैसे एग्जांपल है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स अगर एक बार हो जाता है लाइफ टाइम में, तो दोबारा नहीं होता, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस हैं दोबारा होने के, उसके नहीं होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जांपल आपकी एक्टिव अडेप्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो इसकी भी 2 टाइप्स हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। देन आता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब है रेजिस्टेंस ट्रांसमिटेड पैसिवली टू अ रिसिपिएंट इन अ रेडीमेड फॉर्म, ठीक है। मतलब कि जो हमें किसी और से रेडीमेड मिली हो, मतलब एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में पहले नहीं थी उसके अगेंस्ट, लेकिन हमें कहीं बाहर से उस इन्फेक्शन के लिए हमें एंटीबॉडीज़ जो है वो मिली हो, ठीक है। इसके अंदर भी 2 टाइप आती हैं आपकी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेक्स्ट आती है टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। सो इसमें हम अभी डिस्कस करेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आगे और थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रही हूँ। सो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, इट इज़ ईदर फ्रॉम अ क्लिनिकल और एन इनएपरेंट इन्फेक्शन बाय अ माइक्रोब। या तो वो हमें क्लिनिकली मिली होती है या फिर किसी इन्फेक्शन के थ्रू हमें मिली होती है, राइट। जैसे कि कोई पर्सन है जो कि जिसको कि चिकन पॉक्स हुआ है या फिर मीज़ल्स हुआ है, तो अगर इन दोनों में से कोई भी डिसीज़ पेशेंट को हुआ है पहले पर्सन को, तो उसे लाइफ टाइम ये वाला डिसीज़ जो है वो
फिर कभी नहीं होगा. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. द नेक्स्ट कम्स आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? वैक्सीनेशन से. ठीक है, आपको पता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो वो सारी क्या है? वैक्सीनेशन. तो उन वैक्सीनेशन से हमें कौन सी तरह की इम्यूनिटी मिलती है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, सो जैसे कि बैक्टीरियल वैक्सीन आती हैं लाइव और एटीन्यूएटेड. लाइव होती हैं. ठीक है, लाइव का मतलब क्या है? जिसके अंदर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं. राइट, जैसे कि OPV है, दैट इज़ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीनेशन. ठीक है, किल्ड भी होती हैं, किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि कॉलरा वैक्सीन. ठीक है, तो वो वैक्सीन जो हैं वो हमें कौन सी तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, सो ये नाम है वैक्सीनेशंस के. जैसे BCG होती है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाता है. कॉलरा की वैक्सीन कॉलरा के लिए दी जाती है. टाइफाइड की वैक्सीन टाइफाइड के लिए दी जाती है. टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीन टेटनस के लिए दी जाती है. OPV होती है जो ओरल पोलियो वैक्सीन. ठीक है, वो पोलियो के लिए दी जाती है. देन हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन है वो हेपेटाइटिस B के लिए दी जाती है कि वो इन्फेक्शन हमें ना हो. देन है टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी की टाइप्स अभी हमने पढ़ी. ठीक है, अब पैसिव इम्यूनिटी की टाइप्स हैं. इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल हैं. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? जो कि मदर से मिलती है, माँ से मिलती है. ठीक है, विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू द फीटस और इन्फेंट. मदर से फीटस का मतलब क्या है? जब बच्चा जो है वो अंदर होता है, गर्भ के अंदर होता है, हम उसे क्या बुलाते हैं? फीटस. ठीक है, एंड व्हेन दैट बेबी इज़ डिलीवर्ड तब हम उसे क्या बुलाते हैं? न्यूबॉर्न या फिर इन्फेंट बुलाते हैं, 1 साल तक के बच्चे को. ठीक है, तो वो जो मदर से फीटस में होगी दैट इज़ थ्रू द प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है इम्यूनिटी. और जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो वो माँ का दूध पीता है. ठीक है, तो उसको वहाँ से इम्यूनिटी मिलती है. दैट इज़ नोन एज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है, दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो हमें मदर से मिलती है. देन है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो है दैट इज़ द रेजिस्टेंट दैट इज़ पैसिवली ट्रांसफर्ड टू अ रिसिपिएंट बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़. मतलब कि हम बाहर से एंटीबॉडीज़ लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, हम एंटीबॉडीज़ ही बाहर से लेते हैं. ठीक है, जैसे कि किसी एनिमल का सिरा होगा, सिरम होता है, हाइपर इम्यून सिरम ऑफ एनिमल, या कन्वल्सेंट सिरम होता है, या पूल्ड ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन. तो ये सारे एजेंट्स क्या करते हैं? हमें एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करते हैं. तो हम आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ को ले रहे हैं ना, हमारी बॉडी खुद अपने आप ने अंदर एंटीबॉडीज़ बना रही, हम आर्टिफिशियली उनको ले रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. ठीक है, एक बार फिर से समराइज करना चाहेंगे आप? ठीक है, हमने क्या क्या किया है इसके अंदर? ये देखिए, इम्यूनिटी हमने पढ़ा. ठीक है, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी. ठीक है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है, एक्वायर्ड के अंदर 2 होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव. ठीक है, और एक्टिव एंड पैसिव के आगे टाइप है नेचुरल और आर्टिफिशियल. ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स जो टॉपिक हम करेंगे दैट इज़ द डिवीजन के लिए चेन ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, चेन ऑफ इन्फेक्शन टॉपिक हमने जो है अभी रिवाइज करना है. सो चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? सो चेन ऑफ इन्फेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन दैट बिगिन्स व्हेन एन एजेंट लीव्स इट्स रिजर्वॉयर थ्रू अ पोर्टल ऑफ एग्जिट एंड इज कन्वेड बाय मोड ऑफ ट्रांसमिशन, then enters through an appropriate portal of entry to infect a susceptible host. ठीक है, आपने इन्फेक्शन साइकिल की चेन पढ़ी होगी, है ना? सो चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है ये. ठीक है, जिसमें इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट कब होता है? जब एक एजेंट कौन है जो कि इन्फेक्शन को कॉज करेगा? ठीक है, वो रिजर्वॉयर से निकलता है. रिजर्वॉयर क्या है? सोर्स. तो वो एजेंट जो कि अपने सोर्स से बाहर निकलेगा थ्रू पोर्टल ऑफ एग्जिट. ठीक है, और
मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू किसी और की बॉडी में पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू एंटर करके उस पर्टिकुलर होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, दैट इज चेन ऑफ इन्फेक्शन. Then next definition comes, chain of infection is a process in which a favorable condition is required for microorganism. चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई होने के लिए, ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, ठीक है, और ऐसा उसको एनवायरनमेंट चाहिए जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र हो सके. दैट इज़ चेन ऑफ इन्फेक्शन. सो दिस इज़ द डायग्राम शोइंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन. ये देखिए, ये है इन्फेक्टिशियस एजेंट. ये इन्फेक्टिशियस एजेंट जो है, ठीक है, ये रिजर्वॉयर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा और उस रिजर्वॉयर से पोर्टल ऑफ एग्जिट के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, पोर्टल ऑफ एग्जिट से बाहर निकलेगा. एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना. सो पोर्टल ऑफ एग्जिट से बाहर निकल के ट्रांसमिशन का तरीका ढूंढेगा, ठीक है. ट्रांसमिशन का तरीका जो है, अभी हम एक एक करके इन पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू वो दूसरे पर्सन के अंदर, ससेप्टेबल होस्ट के अंदर जो है वो एंटर करता है, ठीक है, और इस तरह से चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है वो फॉर्म होती है. तो हमें इस चेन को ब्रेक करना है. अगर हम इस चेन को किसी भी एक पॉइंट से ब्रेक कर दें तो हम इस इन्फेक्शन के साइकिल को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है. सो सबसे पहले आ गया इन्फेक्टिशियस एजेंट. पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो इन्फेक्टिशियस एजेंट के अंदर आपका आता है, these are any microorganism that can cause a disease such as a bacteria, virus, parasite और fungus, ठीक है. ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी, पैरासाइट भी और फंगस भी, ठीक है. रीजन्स दैट द ऑर्गेनिज्म विल कॉज एन इन्फेक्शन आर विरुलेंस, ठीक है. क्या कारण होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है. उसका कारण होता है उसकी विरुलेंस. विरुलेंस का मतलब क्या है? उसकी एबिलिटी मल्टीप्लाई करने की और ग्रो करने की और डिसीज़ कॉज करने की कैपेसिटी, ठीक है. तो उस वजह से वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो विरुलेंट हो जाता है, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए वो कैपेबल हो जाता है, ठीक है. Then any organism is capable of causing infection if all the links components are present, ठीक है. अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर विरुलेंस भी प्रेजेंट है, इन्वेसिवनेस भी प्रेजेंट है और पैथोजेनेसिटी भी प्रेजेंट है, तीनों चीज़ें अगर प्रेजेंट है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो वो विदाउट एनी डाउट इन्फेक्शन कॉज कर सकता है किसी भी पर्सन के अंदर, ठीक है. विरुलेंस क्या होती है? उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो करने की कैपेसिटी. इन्वेसिवनेस क्या होती है? उसके किसी टिश्यू के अंदर, किसी चीज़ के अंदर एंटर करने की कैपेसिटी. पैथोजेनेसिटी क्या होती है? उसकी डिसीज़ कॉज करने की कैपेसिटी. तो अगर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक हो जाता है, ठीक है, हार्मफुल हो जाता है और इन्फेक्शन कॉज करने के लिए उसकी क्षमता बढ़ जाती है. देन नेक्स्ट कम्स, सो इन्फेक्टिशियस एजेंट हमने पढ़ लिया. देन आ गया रिजर्वॉयर. अब रिजर्वॉयर को पढ़ेंगे हम. सो रिजर्वॉयर क्या है? इट इज़ द प्लेस वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजाइड्स, थ्राइव्स एंड रिप्रोड्यूसेस. तो रिजर्वॉयर एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, और ग्रो करता है. और रिजर्वॉयर क्या हो सकता है? पानी हो सकता है, खाना जो हम खाते हैं वो हो सकता है रिजर्वॉयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए. टॉयलेट की सीट हो सकती है, एलिवेटर के बटन हो सकते हैं, ह्यूमन फीसेस हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हो सकती हैं. जैसे कि आजकल कोरोना स्प्रेड हो रखा है, कोविड-19 आजकल स्प्रेड हो रखा है, ठीक है. कोविड-19 में अब हम बोला जाता है कि किसी भी मेटल सरफेस को जो है वो हाथ नहीं लगाना, है ना. तो क्योंकि वो जो वायरस है उस मेटल सरफेस पे वो 24 आवर्स तक रह सकता है ज़िंदा, ठीक है. तो वो क्या है? उसका रिजर्वॉयर. अब आजकल हम कोरोना के अंदर जो वेजिटेबल्स घर में लेके आ रहे हैं, वेजिटेबल्स को भी हम अच्छे से साफ़ करते हैं, है ना. और जो ग्रॉसरी के आइटम्स लेकर आ रहे हैं ना, उनको भी हम बोलते हैं कि पूरे एक दिन तक हाथ नहीं लगाना है ना, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि जो वायरस है वो अलाइव हो, ठीक है.
तो वो क्या है, रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का मतलब है जहाँ कहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है और वहाँ रह के वो रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो रिजर्वॉयर कुछ भी हो सकता है, फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, टॉयलेट सीट, एलिवेटर बटन हो सकते हैं, लिफ्ट हो सकती है, बेंचेस हो सकते हैं, चेयर टेबल कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन फीसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। देन नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब रिजर्वॉयर के अंदर तो पड़ा हुआ है वायरस या बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लेकिन उस रिजर्वॉयर से वो बाहर कैसे निकलेगा, ठीक है। सो वो होता है दैट इज़ पोर्टल ऑफ एग्जिट। सो इट इज़ द प्लेस वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव्स द रिजर्वॉयर, ठीक है। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट वो जगह है जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने रिजर्वॉयर को छोड़ के बाहर निकलता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब क्या है, जैसे कोरोना की आप एग्जांपल ले लीजिए, कोविड-19 की, ठीक है। तो हम मास्क बोलते हैं कि मास्क का यूज़ करिए, क्योंकि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज़ कर दिया, ठीक है, या कफ कर दिया, तो उसके ड्रॉपलेट के अंदर वो वायरस प्रेजेंट है, तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उस पर्टिकुलर पर्सन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो है वो बाहर निकल आएगा और इन्फेक्ट करेगा दूसरे हेल्दी पर्सन को, ठीक है। तो दैट इज़ पोर्टल ऑफ एग्जिट, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने रिजर्वॉयर से किस रास्ते से बाहर आ रहा है, दैट इज़ पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो इट डिपेंड्स, जैसे कोरोना वायरस जो है उसका पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है, नोज एंड माउथ, ठीक है। सो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी हो सकता है इन केसेस ऑफ सम अदर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि रेक्टम वाया द स्टूल, जो कि फीसिस में प्रेजेंट होता है। फीसिस में कौन सा वायरस प्रेजेंट होता है, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो होता है, अगर किसी पर्सन को पोलियो है, ठीक है, तो उसके फीसिस के अंदर जो होता है वो पोलियो वायरस प्रेजेंट होता है, राइट। देन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट से भी बाहर आ सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्लड से भी आ सकता है और अदर बॉडी फ्लूइड से भी आ सकता है। तो इट डिपेंड्स कि कौन सी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, राइट। देन नेक्स्ट आता है साइकिल ऑफ चेन में पढ़ा है ना आपने अभी, सॉरी चेन ऑफ इन्फेक्शन में। तो नेक्स्ट क्या आता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द मीन्स बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर्स फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर बाय ईदर डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब जैसे कोरोना वाला पेशेंट है, ठीक है, उसने क्या किया, सपोज स्नीज कर दिया या कफ़ कर दिया, और कफ़ करते समय उसने अपना हाथ जो है वो फेस पे रख दिया कवर करने के लिए, बट उसके बाद उसने अपने हैंड्स जो हैं किसी मेटल सरफेस पे लगा दिए या किसी ऑब्जेक्ट पे लगा दिए, और उसी ऑब्जेक्ट को या मेटल सरफेस को कोई हेल्दी पर्सन जो है वो टच कर दे, ठीक है, टच करके अपने फेस तक ले जाए, अपने आइज़ तक ले जाए, तो वो दैट विल कम एज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है कि ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। सो इट कैन बी ड्यू टू डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या है, जैसे उसने छींक मारी और छींक मारने के बाद सामने जो इंसान खड़े, हेल्दी पर्सन जो खड़ा था, उसने उसको, उस एयर को, इन्फेक्टेड एयर को उसने इनहेल कर लिया, ठीक है, ड्रॉपलेट को। तो दैट इज़ डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है, अगर उस पर्टिकुलर पर्सन के इन्फेक्टेड चीज़ों को हाथ लगा लिया, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। देन नेक्स्ट कम, ये हम पढ़ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ठीक है, ये आपको सारा मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। देन एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कुछ डिसीज़ का एयरबॉर्न भी होता है, ठीक है। सो एयरबॉर्न में आपका आ गया, देयर आर 3 कॉमन डिसीजेज दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एयरबॉर्न रूट। एयरबॉर्न का मतलब क्या है, जो हवा में भी जीवित रह सकता है, और अगर उस हवा एयर को कोई हेल्दी पर्सन इनहेल कर ले तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा, जैसे कि चिकन पॉक्स। अब सपोज़ एक पर्सन को चिकन पॉक्स हुआ है क्लास में, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो
लीव लेके घर पे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चिकन पॉक्स है दैट इज़ अ एयरबॉर्न इन्फेक्शन। तो अगर वो क्लास में आता रहेगा तो दूसरे लोग भी उसके साथ जो बैठेंगे वहाँ पे उनको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो 3 डिसीज़ हैं जिनको एयरबॉर्न माना गया है। चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है और मीजल्स है। ठीक है, सो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। देन कई बार क्या होता है, वेक्टर ट्रांसमिशन होता है। वेक्टर का मतलब है इंसेक्ट के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र हो, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है। ठीक है, ये किससे होता है? मॉस्किटो से। तो इसमें वेक्टर कौन है? मॉस्किटो। सो व्हेन ट्रांसमिशन अकर्स बाय अ इंसेक्ट और एनिमल, ठीक है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपका डिफरेंट आ जाते हैं। एक आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आता है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, जैसे कि छींकने और खांसने से हो जाए। ठीक है, देन एयरबॉर्न ट्रांसमिशन अभी बताया आपको। देन नेक्स्ट है वेक्टर ट्रांसमिशन, जो कि किसी इंसेक्ट या एनिमल से ट्रांसमिट हो जाए, दैट इज़ वेक्टर ट्रांसमिशन, जैसे कि मलेरिया और डेंगू फीवर। देन है पोर्टल ऑफ एंट्री। अब पोर्टल ऑफ एग्जिट हमने पढ़ लिया, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ लिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन उसने एंटर करना है। ठीक है, ससेप्टिबल होस्ट के अंदर, दूसरे हेल्दी पर्सन में। तो कैसे करेगा वो? द ओपनिंग वेयर एन इन्फेक्टिशियस डिसीज एंटर्स द होस्ट बॉडी सच एज म्यूकस मेम्ब्रेन, ओपन वुंड्स और ट्यूब्स इंसर्टेड इन द बॉडी कैविटीज लाइक यूरिनरी कैथेटर्स और फीडिंग ट्यूब। तो पोर्टल ऑफ एंट्री वो पॉइंट होगा, वो जगह होगी जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है होस्ट बॉडी में आएगा। होस्ट बॉडी मतलब जिसके अंदर इन्फेक्शन जो है वो होगा। ठीक है, ससेप्टिबल होस्ट के अंदर। सो उसे हम क्या बोलेंगे? पोर्टल ऑफ एंट्री। तो पोर्टल ऑफ एंट्री कुछ भी हो सकता है, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकती है, खुले घाव होते हैं जो, वहाँ से एंटर हो सकता है। कई बार इन बॉडी कैविटीज़ में जैसे ट्यूब्स इंसर्ट की जाती है, जैसे कि कैथेटर। पेशेंट को कैथेटर लगाते हैं ना, जब उसको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आती है तो कैथेटराइज करते हैं पेशेंट को हम। तो उस रास्ते से भी जो इन्फेक्शन है वो अंदर आ सकता है। इसीलिए बोला जाता है व्हेन द पेशेंट इज़ कैथेटराइज। पिक्चर किसकी है? कैथेटर की। ठीक है, तो जब कैथेटराइज होता है पेशेंट, तो पेशेंट को हम कैथेटर केयर देते हैं। ठीक है, कैथेटर केयर देने से क्या होगा? हम उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दैट इज़ पोर्टल ऑफ एंट्री। देन है ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट वो पर्सन होता है जिसको कि इन्फेक्शन डेवलप करने के जिसके अंदर चांसेस होते हैं। ठीक है, जिसका इम्यूनिटी जो है वो कम होती है। जैसे कि अभी आप कोरोना में देख रहे हो, कोरोना के अंदर ससेप्टिबल होस्ट कौन कौन है? छोटे बच्चे, 10 साल से कम उम्र के बच्चे ससेप्टिबल होस्ट हैं, और 60 ईयर्स से अबव एज वाले लोग जो हैं वो ससेप्टिबल होस्ट हैं। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है, तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू अदर एज ग्रुप पर्सनस। ठीक है, सो उसे हम क्या बोलेंगे? ससेप्टिबल होस्ट। सो फैक्टर्स इंक्लूड यंग पीपल एंड एल्डरली पीपल, क्रॉनिक डिसीज सच एज डायबिटीज़ एंड अस्थमा। ये भी बोला गया है कोरोना में ज़्यादा डेथ उन लोगों की हो रही है जिनको कि और एसोसिएटेड कंडीशंस भी हैं। मैं आपको कोरोना की इसलिए एग्जांपल यहाँ बार बार दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, सो कोरोना में जैसे आपने अभी न्यूज़ में भी आपने सुना है कि वो उन लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही है जिनको कि और एसोसिएटेड हेल्थ कंडीशंस हैं पहले से, जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम है या एस्थमेटिक है या डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ससेप्टिबल होस्ट हैं। ससेप्टिबल होस्ट वो पर्सन होता है जिसको कि एक पर्टिकुलर तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस का ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप HIV एड्स वाले पेशेंट को ले लो। HIV एड्स वाला पेशेंट का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि उसको और साथ में इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं, जिसे हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं, जैसे कल बताया था आपको मैंने, है ना। तो दैट कम्स अंडर ससेप्टिबल होस्ट। देन नेक्स्ट कम ब्रेकिंग ऑफ इन्फेक्टिशियस साइकिल। अब आपने ये चेन ऑफ साइकिल पढ़ लिया कि इन्फेक्टिशियस एजेंट होता है, फिर रिजर्वॉयर होता है, फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, देन पोर्टल ऑफ एंट्री होती है, देन ससेप्टिबल होस्ट होता है। लेकिन हमें इस चेन को ब्रेक करना है बीइंग अ नर्स। तो हम कैसे इस चेन को ब्रेक करेंगे वो अब हमने आगे डिस्कस करना है।
सबसे पहले आता है आपका कंट्रोल और एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्टिशियस एजेंट की जो इन्फेक्टिशियस एजेंट है उस पर कंट्रोल पाया जाए और उसको हटाया जाए एनवायरनमेंट में से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एंड ऑफन एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्लीन करना है, सारे हॉस्पिटल में जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हैं सबको अच्छे से क्लीन करना है, डिसइंफेक्ट करना है और स्टेरिलाइज करना है। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेप्स हैं आपके। सबसे पहले हैं क्लीनिंग। ठीक है, पहले क्लीन करेंगे, उसको वॉश करेंगे, देन एसेप्सिस करेंगे। एसेप्सिस हम कैसे बनाएंगे इसको, इधर बाय मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस। ये पढ़ा है ना हमने डिटेल में क्लास में, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, और नेक्स्ट लेक्चर भी इसी के ऊपर होगा, मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस पे। देन क्लीनिंग हो गया, एसेप्सिस हो गया, देन डिसइंफेक्शन हो गया। ठीक है, डिसइंफेक्शन का मतलब क्या है, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है, उसके स्पोर्स को नहीं हम डिसइंफेक्शन के अंदर किल कर पाते। ठीक है, तो स्पोर्स को हम किस में किल करते हैं, फिर स्टेरिलाइजेशन से। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन से हम किल करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्लेविंग के साथ। देन नेक्स्ट आपका आ गया इसके बाद क्लीनिंग कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन परफॉर्मिंग डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन, यूज एंटीसेप्टिक्स टू इनहिबिट ग्रोथ। तो डिसइंफेक्शन जब हम करते हैं, वी आर यूजिंग द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करना है तो हम कैसे करते हैं, सैवलॉन सॉल्यूशन में डालते हैं उसको, है ना। देन यूज़ एंटीसेप्टिक एजेंट्स एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो अगर हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल रहते हैं। देन नेक्स्ट है कंट्रोल और एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर आपको बताया था ना कि क्या क्या हो सकता है, खाना हो सकता है, पानी हो सकता है, वॉशरूम हो सकता है, टॉयलेट सीट हो सकती है। तो हमने रिजर्वॉयर में से कैसे हम एलिमिनेट करेंगे या कंट्रोल करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। सबसे पहले है एलिमिनेट सोर्सेज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड ड्रेनेज। ठीक है, तो उन जहाँ पे अननेसेसरी ड्रेनेज हो रही है उस एरिया को हम ख़त्म करेंगे। देन बाथ विद सोप एंड वाटर, अच्छे से बाथ लेंगे सोप एंड वाटर के साथ। चेंज सॉइल ड्रेसिंग, अगर हमारी ड्रेस जो है वो ख़राब हो गई है तो उसको हम चेंज करेंगे। देन रिमूव स्टैंडिंग वाटर ऑन बेड साइड टेबल्स। ठीक है, जो पेशेंट की बेड साइड होती है ना, बेड साइड लॉकर होता है, तो वहाँ पे किसी भी तरह का जो पानी होगा वो नहीं जमा होने देंगे उनके आसपास, पेशेंट के आसपास। ठीक है, देन कवर द बॉटल्स ऑफ यूज सोल्यूशन, जो सोल्यूशन यूज़ हो चुके हैं उनकी बॉटल्स को हमने अच्छे से कवर करके रखना है। देन मेंटेन पेटेंसी ऑफ सर्जिकल वुंड ड्रेनेज, कोई सर्जिकल साइट है जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है तो वहाँ से अगर कोई ड्रेनेज हो रही है तो उनको अच्छे से क्लीन करेंगे हम। ठीक है, और अच्छे से कवर करेंगे। देन एम्प्टी एंड ड्रिंक सक्शन बॉटल्स, सक्शनिंग जो होती है वो हम करते हैं पेशेंट का एयरवे क्लीन करने के लिए, है ना। तो जो सक्शन बॉटल्स होती हैं उनको हम खाली करेंगे और अच्छे से साफ़ करेंगे। देन एम्प्टी ड्रेनेज बैग्स एवरी शिफ्ट। ठीक है, जो ड्रेनेज बैग है पेशेंट के, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट वाली ख़त्म हुई तो मॉर्निंग शिफ्ट में चेंज करना है, उसके शिफ्ट के ख़त्म होने के साथ है, इवनिंग शिफ्ट के ख़त्म होने के साथ उसको ड्रेनेज बैग को फिर से चेंज करना है, राइट। तो नेक्स्ट है प्लेस सिरिंजेस एंड अनकैप्ड निडल्स इन मॉइस्चर रेजिस्टेंट पंचर प्रूफ कंटेनर। ठीक है, जो सिरिंजेस हैं, निडल्स हैं, वो हम अपने आप को प्रिक ना कर लें, है ना। निडल स्टिक इंजरीज आपको पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उनको पहले से ही पंचर प्रूफ कंटेनर में रखना है। देन जो पर्सन इन्फेक्टेड है उनके साथ कम से कम कांटेक्ट में आना है। तो ऐसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं रिजर्वॉयर को, राइट। देन नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ पोर्टल ऑफ एग्जिट। ठीक है, पोर्टल ऑफ एग्जिट बताया था आपको, नोज से, थ्रोट से हो सकता है। तो कभी भी अगर कफ आए, स्नीजिंग आए तो ऐसे एल्बो से कवर करना है अपना माउथ। ठीक है, हाथ से नहीं करना, एल्बो से करना है, राइट। और जब आपको स्नीजिंग हो तो टिश्यू से उसको क्लीन करके फिर टिश्यू को अच्छे से आपने डिस्पोज ऑफ करना है डस्टबिन के अंदर। देन ग्लव्स पहन के काम करना है हॉस्पिटल में। ठीक है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है, देन ग्लव्स वेयर करने हैं। ठीक है, देन मास्क का यूज़ करना है इन केस ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे कि कोरोना अभी स्प्रेड हो रखा है आजकल, पेंडेमिक है। ठीक है, तो ये सारे प्रिकॉशंस आपने उसमें भी फॉलो करने हैं। देन
कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, ताकि आप अगर कांटेक्ट में आप भी गए हो, ठीक है, तो आपने ट्रांसमिट होने से कैसे बचाना है उसे, राइट। सो कैसे करेंगे, प्रॉपर हैंड वॉशिंग के साथ, ठीक है, एंड यूज़ पर्सनल सेट ऑफ केयर आइटम्स फॉर ईच क्लाइंट। हर एक पेशेंट का उसका अपना किट होना चाहिए, जैसे हर पेशेंट का इंडिविजुअल थर्मामीटर होना चाहिए, ठीक है। तो पर्सनल सेट ऑफ केयर आइटम्स होनी चाहिए हर पेशेंट की अपनी अपनी, ठीक है। देन अवॉइड शेकिंग बेड लिनन्स और क्लोथ। पेशेंट की बेडिंग अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसको ज़ोर ज़ोर से, मतलब शेक करके नहीं उसको चेंज करना है, आराम से उसको फोल्ड करके रिमूव करके न्यू शीट वहाँ पे स्प्रेड करनी है। देन डिस्कार्ड एनी आइटम दैट टचेज द फ्लोर। कोई भी चीज़ अगर फ्लोर से टच हो गई है तो उस चीज़ को आपने यूज़ में नहीं लाना है, उसको डिस्कार्ड कर देना है और प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है। इन दैट वे यू कैन कंट्रोल द ट्रांसमिशन। Then hand hygiene movements. This is very much important in breaking the chain of infection. कब कब आपने हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है, बिफोर टचिंग अ पेशेंट। किसी पेशेंट को टच करने से पहले हैंड वॉश करने हैं। देन बिफोर क्लीनिंग एंड डूइंग अ एसेप्टिक प्रोसीजर भी हैंड वॉश करने हैं। देन आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, जैसे पेशेंट का आपने ड्रेनेज बैग है ये चेंज खाली किया, तो खाली करने से पहले भी और खाली करने के बाद भी हैंड वॉशिंग करने हैं। देन आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, देन हैंड वॉश करना है। देन आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स, पेशेंट के सराउंडिंग में किसी भी चीज़ को आपने हाथ लगाया तो भी आपने हैंड वॉशिंग जो है वो करना है। देन है कंट्रोल ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है। तो पोर्टल ऑफ एंट्री आपको बताया था म्यूकस मेम्ब्रेन से भी हो सकता है ना, वूंड साइड से भी हो सकता है। देन यूरिनरी कैथेटर वाले एरिया से भी एंटर हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो म्यूकस मेम्ब्रेन से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम एंट्री, आपने जो स्किन होगी पेशेंट की और म्यूकस मेम्ब्रेन होगी उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करना है ताकि उसके अंदर कोई भी ब्रेक ना आए, कोई क्रैक ना आए। पेशेंट की स्किन में अगर क्रैक आएगा तो दैट मीन्स कि वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ईजिली एंटर कर सकता है। देन वूंड साइड जो है वो थॉरली अच्छे से क्लीन करनी है, ठीक है, और जो नीडल्स होंगी उनको प्रॉपर कंटेनर में डिस्पोज ऑफ करना है। और अगर ड्रेनेज बैग जब एम्प्टी करने जा रहे हो पेशेंट का, ठीक है, तो हैंड वॉशिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और कैथेटराइज अगर पेशेंट है तो उसको कैथेटर केयर देनी है, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट के अंदर एंटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना कर सके। Then discard the facial tissues, wound dressings and other body excreta without touching. जो भी फेशियल टिश्यूज़ यूज़ करे होंगे आपने या पेशेंट की केयर देते हुए पेशेंट के लिए आपने यूज़ करे होंगे, तो या कोई वूंड ड्रेसिंग्स जो पेशेंट की आपने चेंज करी है उसको प्रॉपर आपने विदाउट टचिंग विद योर नेक्ड हैंड, ठीक है, आपने उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना है इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ कंटेनर। देन है प्रोटेक्शन ऑफ ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट कौन कौन हो सकते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, जैसे कि यंग लोग हैं, जो एल्डर जो है, सीनियर सिटीज़न है, ठीक है, वो सारे क्या हैं, ससेप्टेबल होस्ट हैं। देन प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन अच्छा देंगे तो उनकी इम्यूनिटी भी जो है वो बूस्ट अप होगी। देन इंश्योर एडिक्वेट रेस्ट। देन प्रमोट बॉडी डिफेंसेस अगेंस्ट इन्फेक्शन। देन है प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन से भी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है। देन मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, अच्छा हाइजीन बनाएंगे तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी लेस प्रोन फॉर गेटिंग इन्फेक्शन। देन यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक ग्लव्स, गाउन, शू कवर, मास्क एंड कैप एंड गॉगल्स ऑल्सो, ठीक है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करने हैं अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को केयर दे रहे हो जो कि आपको इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है, तो PPE आपने यूज़ करना है, दैट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, राइट। So this was all about the topic, that is chain of infection. So today we have revised two topics, one is immunity, another one is chain of infection. So अगर आपको इस रिविज़न सेशन में भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यू आर प्लीज़ रिक्वेस्टेड टू आस्क फॉर योर क्वेरीज एंड क्लियर आउट योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।